प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। टॉकिंग टेल्स के इस अंक में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम लेते ही किसी का भी मन रोमांचित हो सकता है, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। आज मैं अपने श्रोताओं को एडवेंचर की ही दुनिया में ले जाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा एक एडवेंचर जो पानी की गहराई में भी हो सकता है और आसमान की ऊंचाई पर भी। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे अतिथि इस कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है जानी मानी एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्सन ही कहूंगा मैं उनको, अर्चना सरदाना को। आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया आपका बुलाने का यहाँ पे। अर्चना, पहले आसमान की तरफ चलें या पानी की तरफ, आप बताइए। नहीं, जैसे आपकी मर्जी है, कहीं से भी। पानी में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं स्क्यूबा डाइविंग के बारे में, चूंकि आप स्क्यूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो एक बात बताइए, आम स्विमिंग, आम तैराकी और स्क्यूबा डाइविंग, इनमें कहां कहां पर ये एक जैसे होते हैं और कहां अलग हो जाते हैं? मैं उनके लिए ये सवाल कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक तैराकी तक नहीं सीखी है। बताइए। जो तैराकी है, तैराकी आपको पहला स्टेप है। उसका स्कूबा के साथ इतना ही है कि जब तक आप तैराकी नहीं करते, आप स्विमिंग नहीं करते, आपको नहीं आती, आप सर्टिफाइड कोर्सेज स्कूबा डाइविंग में नहीं कर सकते। तो तैराकी आती है, उसके वो फर्स्ट लेवल ऑफ स्कूबा है। उसके बाद आपने एक कोर्स करने होते हैं जिसमें आप अंडर वाटर जाके, गहराई में जाके समुद्र की, उसमें आप सांस लेना सीखते हो बेसिकली। अगर आप समुद्र के नीचे सांस लेना जब आपको आ जाता है विद एक जो स्कूबा डाइविंग है, बेसिकली ये एक इक्विपमेंट है। जो वो इक्विपमेंट पहन के आप समुद्र के नीचे जाते हैं और वहां पे उसी इक्विपमेंट से आप सांस ले सकते हैं। अर्चना, लेकिन सांस लेने की जरूरत क्या है? जैसे हम चित्र देखते हैं स्क्यूबा डाइवर्स के, तो पता लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपकी पीठ पर लगा हुआ है, तो उसमें सांस लेने की क्या प्रैक्टिस करनी फिर? जो स्कूबा डाइविंग है, बेसिकली इसमें जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो एयर होता है। जो हम लोग ये अभी एयर ले रहे हैं, हवा जो हम लोग अभी ले रहे हैं, वही जो हवा है कंप्रेस करके हम लोग उन सिलेंडर्स में डाल देते हैं। उस सिलेंडर्स के साथ एक लगा होता है रेगुलेटर, जिसको आप अपने मुंह में डालते हो और उसी से आप सांस ले सकते हो और छोड़ सकते हो। मुंह से? बेसिकली आपको नाक से सांस नहीं लेनी होती है उसमें, आपने मुंह से ही सांस लेनी है और मुंह से ही छोड़नी है। वो चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। और हमारा ये होता है कि जब हम स्विमिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि हम लोग स्विमिंग करते करते बाहर निकलेंगे, सांस लेंगे, फिर आगे स्विमिंग करते जाएंगे। बट यहाँ पे जब आप समुद्र के अंदर जाते हो, आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि ओहो, मैं तो पानी के अंदर हूँ, मुझे तो बाहर जाके सांस लेनी पड़ेगी। लेकिन वही चीज़ आपको सीखनी पड़ती है कि मैं नीचे गया हूँ, मैंने रेगुलेटर पहना है और मैंने उसी में से सांस लेना और छोड़ना है। वो चीज़ सीखनी पड़ती है। अच्छा, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जब गहराइयों में जाते हैं हम,
तो हमने पढ़ा है कि पानी का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। तो हम मछली तो है नहीं, आम इंसान हैं, तो अपनी मूवमेंट को हम कैसे सुनिश्चित करते हैं? क्या सीखना पड़ता है उसमें? अब इसमें आपने जैसे ही शुरू करते हैं उसमें आपको सिखाया जाता है, पहले तो है कि आप जब नीचे जाते हो आप बात नहीं कर सकते हो, तो उसमें साइन लैंग्वेज होती है, वो सीखते हैं। दूसरा उसमें थ्योरी होती है जो किताबी बात सिखाई जाती है कि जैसे ही आप नीचे जाओगे आपके बाहर का प्रेशर बढ़ेगा। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी वो प्रेशर नहीं ले सकती। आपकी जो बॉडी है आप वो 70% पानी से बनी है और 30% एयर स्पेस है। तो जब भी आप नीचे जाओगे पानी का तो ठीक रहेगा, लेकिन जो एयर स्पेस है वहां पे आपका दबाव पड़ेगा, और जब वो दबाव पड़ेगा आप नीचे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके कान दर्द करेंगे, आपके साइनसेस में प्रॉब्लम होगी, आपके लंग्स का होगा। तो वो चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे करनी है। और गहराई कितनी होती है, मतलब वो भी क्या धीरे धीरे क्या बढ़ाई जाती है वो ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग के दौरान ये होता है कि आपके कोर्सेज होते हैं लेवल के, जैसे आपका होगा डिस्कवर स्कूबा डाइविंग, उसमें आप 12 मीटर तक ले जा सकते हो। उसमें नौसिखिए भी क्या जा सकते हैं? वो बिना स्विमिंग के भी जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन स्कूबा का सेट पहनना पड़ता है। उसके बाद आपके सर्टिफाइड कोर्स होते हैं जिसमें आपको स्विमिंग आनी चाहिए। उसके बाद आप जैसे ओपन वाटर होता है उसमें आप 18 मीटर तक जा सकते हो। फिर आप एडवांस करते हो जिसमें आप 30 मीटर तक जा सकते हो। तो वैसे ही करते करते आपकी ये रिक्रिएशनल डाइविंग है बेसिकली। तो इसमें आप 30-35 के नीचे जनरली जाते नहीं हो। अच्छा, और इसी से जुड़ी हुई एक बात मेरे जहन में आती है, स्नॉर्केलिंग भी हम सुनते हैं। हाँ जी। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? स्नॉर्कलिंग होता है जब आप सरफेस ऊपर से पानी के जा रहे हो, आपने मास्क पहना होगा, स्नॉर्कल ट्यूब होगी और फिन्स पहने होंगे। उसमें आप स्कूबा का सेट नहीं पहनते हो, उसमें आप स्नॉर्कलिंग मास्क और फिन पहनते हो, और ऊपर सरफेस से आप तैरते तैरते जाते हो, नीचे की दुनिया देखते हो। अच्छा। और स्कूबा में आपको सेट पहन के नीचे जाना है। और इसका ये खास है कि जो आप ट्यूब पहनते हो, स्नॉर्कल ट्यूब होती है, उसको आप मुंह में रख के उसके अंदर से आप सांस ले सकते हो। उसमें भी आपको मुंह बाहर नहीं निकालना है, ऊपर से नीचे देखते देखते जाओ और सांस साथ में लेते देखते लेकिन जाओ। गहराई तक नहीं जाना उसमें? नहीं, उसमें गहराई बिल्कुल नहीं जाना, वो सरफेस पर ही होता है। और उसमें अगर किसी को तैराकी ना आती हो तो क्या वो चल जाता वो है, उसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप एक बॉयंसी होती है जो आपको देते हैं, वो आप जब पहनते हो, अपना मास्क पहनोगे, फिन्स पहनोगे, तो वो बॉयंसी आ जाती है आपको। अर्चना, आपके व्यक्तित्व के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा पानी से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं। तो हम ये सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि चूंकि आप बेस जंपिंग से भी जुड़ी हैं, तो ये क्या होता है और कहाँ किया जाता है ये? बेस जंपिंग बेसिकली है BASC होता है। बी मतलब होता है बिल्डिंग्स, ए मतलब होता है आपका ये BA एयर BA, एस होता है आपका स्पैन, और ई होता है आपका अर्थ। बेसिकली ये आपका बिल्डिंग से होता है, एंटीना से होता है, आपका क्लिफ से होता है, और ये बेसिकली जो स्टैटिक होते हैं, जो रुके मतलब जो खड़े हुए बिल्डिंग्स होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये उसके ऊपर से होता है। और लगभग कितनी हाइट से ये कम हाइट होती है इसका। आप बोलो मतलब मेरा एक जो जंप था बेस जंप, वो 750 मीटर से था। वो काफ़ी लो हाइट से होता है। और मैक्सिमम जो मेरा था वो था 1200 मीटर्स की हाइट से। तो इसका जितना लो होगा उतना ऑब्वियसली रिस्क रेट तो होता ही है, लेकिन ये लो हाइट से होता है। और बेस जंपिंग में अब मैं समझ पा रहा हूं कि आप छत पे गए। हाँ जी। आपने एक एरोप्लेन की तरह टेक ऑफ किया और कूद पड़े। हाँ जी। और बीच रास्ते में आपका पैराशूट खुलता है और आप धीरे धीरे जमीन पर लैंड करते हैं। क्या यही है? इसमें है बेस जंपिंग में जैसे आप जंप कर लेते हो, छलांग लगा लेते हो, उसी टाइम अपना आप पैराशूट खोल लेते हो। आपको खोलना पड़ता है, वो खुद नहीं खुलता है, आपको खोलना पड़ता है।
और विद इन मतलब बेस जंप में तो आपको टाइम ही नहीं लगता नीचे पहुंचते, क्योंकि हाइट इतनी होती नहीं है, तो विद इन नो टाइम आप नीचे पहुंच जाते हो। सुन के तो डर लग रहा है, रोंगटे खड़े हो गए कि मान लीजिए आपने जंप ले लिया 750 मीटर या 800 मीटर से, और अचानक आप डर गए और उस डर में आप अपना पैराशूट खोलना भूल गए, तो ऐसा तो नहीं होता होगा। ये उसके हो लिए भी सकता क्या है। मानसिक ट्रेनिंग कोई इस तरह से? मानसिक ट्रेनिंग होती है जब आप इसमें घुस रहे हो, तो आपको पता होता है कि इसमें क्या हो सकता है, अंत में क्या होगा आपको पता है। इसका ये होता है कि जब आप जंप कर रहे हो, कभी कभी आपका पैराशूट मैल फंक्शन, वो ठीक से काम नहीं करता, और बेस जंपिंग में अगर आपका पैराशूट ठीक से काम नहीं करता तो मतलब है कोई आपका एस्केप नहीं है। जैसे स्काई डाइविंग में आपके पास 2 पैराशूट होते हैं, अगर एक काम नहीं करेगा दूसरा आप खोल लेते हो, बट इसमें आपका एक होता है, अगर वो नहीं खुले फिर आपका काफी गंभीर समस्या आ जाती है। वो तो जाहिर सी बात है। तो क्या 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 ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए? इसके लिए आपको है कि जंप होते हैं, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो कूल कैसे रहना है, मतलब अपना सात्वन कैसे रखना है, तो बेसिकली तो यही होता है। और जंप कैसे, बेसिकली इसमें होता है कि आपका किस पोजीशन में आप कूदोगे, कैसे आप वहीं पे स्थिर रहोगे, मतलब अपनी पोजीशन रखोगे, फिर कैसे कितनी जल्दी आप अपना पैराशूट खोल लोगे। एक बात बताइए, आजकल की नई जनरेशन मतलब हॉबी के तौर पे ही बंजी जंपिंग, चाहे वो बहुत छोटे लेवल पे होता हो, लेकिन हम आम जगहों पर देखते हैं बंजी जंपिंग होते हुए। तो क्या बंजी जंपिंग करना एक जिसको फर्स्ट स्टेप, पहला कदम क्या हम कह सकते हैं सीखने के लिए? मैं आपको अपना बताती हूँ। हम लोग बॉम्बे में रहते थे, तो एक कंपनी बैंगलोर से आई थी बंजी जंपिंग क्रेन पे करवाने। मेरे हस्बैंड नेवी में थे, तो वहाँ पे हमारी एक पार्टी थी, और था एक पार्टी है, या पार्टी में जा सकते हो या आप बंजी जंपिंग के लिए जा सकते हो। हमने वो पार्टी छोड़ी, हम बंजी जंपिंग के लिए गए। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। वहां जाके वहां पे एक बड़ी सी लाइन लगी हुई थी, बड़े लोग थे। हमारा रात को 2 बजे बारी आई उस बंजी जंपिंग की, और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं सारे इतना चिल्ला रहे हैं, तूने ऊपर जाना है, चिल्लाना नहीं है, आराम से कूदो। मैं ऊपर गई, मैंने ना यहाँ देखा ना वहां देखा, आराम से कूद के ना चिल्लाई ना कुछ, आराम से नीचे आ गई। तो ये है कि ये एक स्टेप होता है, बिकॉज जिन्होंने नहीं करना उनको बंजी में भी डर लगता है कूदते। कहना बड़ा इजी होता है, लेकिन अगर आप एक कोने पे खड़े हो और आपको बोले कोई कूदो, आप बोलोगे मैं 2 मिनट में कूदता हूँ, मैं 3 मिनट में कूदता हूँ, मैं अभी कूदता हूँ। जैसे आप वेट करते रहते हो ना, उतनी आपकी क्षमता कूदने की कम हो जाती है। तो मैं अपने सवाल पर फिर आता हूं कि क्या बंजी जंपिंग जो पहले करता है उसको बेस जंपिंग में फायदा हो सकता है मनोवैज्ञानिक रूप से? मनोवैज्ञानिक से हो सकता है, लेकिन बंजी बड़ी सेफ होती है, सबको पता है। बेस में आपको मैं बताती हूँ, बेस में पूरी दुनिया में 200 के 300 लोग होंगे जो बेस में जाते हैं। जनरली बेस में जाते ही नहीं है, तो एक स्टेप हो सकता नहीं, है। लेकिन कुछ विदेशी तस्वीरें मैंने देखी जिसमें बंजी जंपिंग जैसा ही कुछ था, और वो क्लिफ से था। वो भी बंजी होगा। आपको बंजी क्लिफ से भी कर सकते हो ना, ऊपर से किया आपने मारा, लेकिन आपकी टांग में बंधा हुआ है वो बंजी, तो आप वापस उसी हाइट पे चले जाएंगे रिबाउंड होके? आप रिबाउंड होके थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आराम से आप नीचे आ जाएंगे। अच्छा, वो हो जाता है। बट ये है कि अपनी क्षमता पता करने के लिए आप बंजी जंपिंग कर सकते हो कि आपको कितना डर लगता है। तो फिर अब थोड़ा और ऊंचा चलते हैं और स्काई डाइविंग पर आते हैं। ये कितना अलग है इन दोनों से? जो बेस जंपिंग है वो स्टैटिक, रुके हुए जो खड़े हुए ऑब्जेक्ट है उसमें से करते हैं। स्काई डाइविंग के लिए आपको एक जहाज या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट चाहिए, जो चलता फिरता चीज़ हो, उसमें से कर सकते हो। वो एक हाइट में होता है, जैसे 10,000 हो गया, 5,000 में आप करते हो स्टैटिक लाइन, 10,000 करते हो, 13,000 करते हो, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड जंप करते हो। तो वो होता है, वो चलते हुए में होता है। उसमें आपके 2 पैराशूट होते हैं, इसमें एक होता है। उसमें आपको चलते हुए जहाज से कूदना है।
वो कूदना है और उसमें भी होता है कि आपकी एक पोजीशन होनी चाहिए, किस पोजीशन में कूदना है, क्योंकि जब आप चलती हुई चीज़ से जंप कर रहे हो तो हवा बहुत तेज़ होती है, उसमें आपने कूद के अपनी मेंटेन करनी है पोजीशन मेंटेन करके उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, क्योंकि उसमें तो फ्री फॉल भी होती है, आप नीचे आओगे, उसके बाद एक लेवल पे आके आप अपना पैराशूट खोल देते हो। खैर पैराशूट खोल के उसके बाद आप घूमते रहोगे, आराम आराम से आप नीचे आओगे। हम कई बार देखते हैं या तो फिल्मों में या जैसे मैगजीन्स वगैरह में 5 लोग आपस में हाथ जोड़े कूदते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि 5 लोग एक साथ तो नहीं कूद पाएंगे एक जहाज में से, वो तो एक के बाद एक कूदते होंगे। वो कैसे होता, वो हाथ कैसे पकड़ लेते हैं इतनी ऊंचाई पे? जब आप एक क्वालिफाइड, आप अच्छे स्काई डाइवर बन जाते हो, फिर आप अकेले कितने जंप करोगे, कितनी बारी अकेले कूदोगे, बोर हो जाते हो। फिर आप सारे लोगों के साथ कूदना शुरू करते हो, उसमें फॉर्मेशन बनाते हो। उसमें क्या होता है, आप नीचे से प्रैक्टिस करते हो, नीचे ज़मीन पे पहले के फॉर्मेशन में कौन कहाँ पे कैसे रहेगा। ऊपर जब आप करते हो तब भी आप, हो सकता है आप इकट्ठे जंप करो, हाथ पकड़ के भी करो, हो सकता है आप एक एक करके भी कूदो। अब स्काई डाइविंग में आप अपनी फॉलिंग रेट ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अच्छा, तभी वो फिर एक लेवल पर आ फिर आप एक लेवल पे आप आगे भी जा सकते हो, आप पीछे भी आ सकते हो। तो तो फॉलिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है आपके कभी होता है कि आपने अपने बैक से आपने नीचे की ओर ज्यादा वो किया, मतलब दबाव किया, कभी आप हंच करके ऊपर आ सकते हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन इतनी तेज हवा में बहुत तेज होता है। हाँ। आप आगे जब जाते हो, मतलब जैसे आप जैसे सब लोग इकट्ठे कूद रहे हैं, अब टूटेंगे, अब जब टूटेंगे आपके पैराशूट खोलेंगे, तो अगर आपने वो प्लानिंग नहीं की होगी या आपने सिग्नल नहीं दिया होगा, हो सकता है आपका कोलाइड करके मुसीबत हो। तो क्या होता है, जब आपकी ये टूटती है फॉर्मेशन, सारे अपना ट्रैक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, क्योंकि जब वो पैराशूट खुलेंगे, क्योंकि पैराशूट बहुत तेज खुलता है, तो जब वो खुलेगा वो कोलाइड नहीं करे, या आपस में अटक ना जाए। अटकेगा नहीं, कोलाइड करे तो वो फिर फेटल होता है, फिर वो काफी हानिकारक होता है। अर्चना, ये बताइए, इतनी बातें सुन के एक आम व्यक्ति के मन में थोड़ा सा तो रोमांच कह लें या डर कह लें, वो तो बहुत सामान्य सी बात है। आपने जब शुरुआत की थी तो कभी ऐसा लगा था कि नहीं, अब और नहीं, एक बार तो कर लिया शौकिया तौर पे, लेकिन बहुत ज्यादा क्या कहते हैं? मैंने जब शुरुआत की, मैं पहले माउंटेन्स पे चढ़ती थी, सब कुछ किया। उसके बाद मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी बैक की प्रॉब्लम हो गई थी, बैक में इंजरी इन द सेंस कंप्रेशन हो गया, तो मैं बेड रिडन 4 महीने में बिस्तर पे थी। बट उन दिनों मेरा चल रहा था कि मैंने स्काई डाइव के लिए जाना है, मुझे कुछ पता नहीं था, बात चल रही थी। तो जब मैं बेड से उठी, मैंने 1 महीना अपना जिम किया, उसके बाद मैंने टिकट ली, मैं यूएस में पहुंच गई। वहाँ जाके पहली बार जब मैंने जहाज़ देखा, मैंने बोला ये क्या है, यहाँ पे जाके मैंने ऊपर से कूदना है। मतलब जब आप देखते हो कुछ, आपको डर लगता है, और वो अच्छा भी है कि डर लगना चाहिए, क्योंकि फिर आप सेफ्टी मेजर्स करते हो। तो मैं जब वहाँ पे गई, पहला जंप किया, दूसरा किया, उसके बाद जब आप सीख रहे होते हो, सीखना हमेशा मुश्किल होता है। उसमें आपका मन करेगा क्यों कर रही हूँ, बड़ी बड़ी ध्यान आएगा मैं कर क्यों रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। बट उसके बाद है ठीक है, अगला एक फिर आगे अपने वो स्टेप अगला ले लिया, फिर होगा हाय मैं क्यों कर रही हूँ, रोज़ कर रहे हो, ट्रेनिंग के दौरान आप कर रहे हो, क्यों कर रही हो, क्या है, नहीं करूँगी ये। लेकिन जब एक बार ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, आपको इतना अच्छा लगता है, इतना रोमांचक लगता है कि आपका करता है करते रहो। ये है कि हमेशा जब आप स्काई डाइव के लिए जाते हो, थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा वो डर लगता है, लेकिन साथ ही साथ आपका मन भी करता है कि मैं करूँ। अर्चना, आपकी ये सब बातें सुनकर किसी को भी प्रेरणा मिल सकती है, खासतौर से हमारी महिलाओं को कुछ साहसी करने के लिए। मैं अपने बिल्कुल मूल प्रश्न पर आता हूं कि ये सब दुनिया में करने के लिए बहुत चीजें हैं,
ये सब करने के पीछे कोई बचपन का एक ऐसा संकल्प कि मैं ये करके दिखाऊंगी, ऐसा कुछ था क्या? फ्रैंकली नहीं। तो फिर मैं एक फैमिली में पैदा हुई हूँ जहाँ पे आराम से गाड़ियों में घूमो, चलते भी नहीं है, कुछ नहीं करते थे बिजनेस। लेकिन मेरी शादी, हाँ, और उस टाइम टीवी में आता था, टीवी में ये दिखाते थे कि किसी ने बेस जंपिंग की है, जैसे उन्होंने बेस जंपिंग की है, लोगों ने मतलब अपने पैराशूट, क्योंकि बेस जंपिंग बड़ी जगह इलीगल है, वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोगों में लोग ऐसे पागल होते हैं, जंप किया, नीचे जैसे ही उतरे अपने पैराशूट बांधे, पीछे पुलिस आ रही है और वो आगे आगे भाग गया। और ये चीजें मैं देखती थी और मुझे खुद लगता है, मेरा कितने पागल लोग हैं। मैं खुद बोलती थी कैसे क्रेजी लोग हैं, पागल लोग हैं, करते क्यों है। बट जब अपना टाइम आया, मुझे तब तक पता नहीं था कि मैं ये करूंगी या मैं कर सकती हूँ। शादी के बाद पहले स्काई डाइव किया, स्काई डाइव के बाद बेस जंपिंग किया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन कभी ये नहीं लगा कि मैंने कुछ कर लिया है। मुझे लगता था ठीक है, नॉर्मल है। मतलब कभी ये नहीं हो कि मैं ये करना चाहती हूँ करूँ। मतलब जैसे जैसे आता गया मैं करती गई, मुझे लगा ठीक है मैं कर सकती हूँ, मुझे बड़ा नॉर्मल लगता था। तो अभी भी वही होता है, ठीक है कर सकते हो। ये है कि हिम्मत होनी चाहिए, आप कर सकते हो, एक पैशन होना चाहिए, आप कर सकते हो। फिर ये नहीं लगता कि आप कोई एफर्ट लगा रहे हो, कोई बाहरी का कुछ लगा रहे हो और कर रहे हो। अर्चना, जरूरी नहीं कि मैं अब युवाओं के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर कोई इसको एज अ करियर एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है, बट अपनी जीवन यात्रा का एक अच्छा खासा हिस्सा कोई बनाने की ख्वाहिश रखता हो। उसे करना कुछ और है, लेकिन अपने छुट्टियों में या आप अपने आप को देखते हुए बताइए कि ऐसे शौक रखने से, मतलब साहसी टाइप के, इससे व्यक्तित्व में, मतलब आपने अपने आप में क्या फर्क देखा, क्या फायदा हो सकता है उनको, युवाओं को? एक तो आपकी ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल जाता है कि आप खुद कैसे हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके शौक क्या है, आपको कुछ पसंद है कि नहीं पसंद है, और आपका हेड स्ट्रॉन्ग, आपकी डिटर्मिनेशन बड़ी आ सकती है। क्योंकि आप एक क्लिफ पे जाके तो नहीं बोलोगे कि मैं वापस चले जाऊं, इतना चढ़ के ऊपर जाओगे फिर बोलोगे मैं वापस चले जाऊं, इससे अच्छा होता है कूद जाओ। तो एक डिटर्मिनेशन आ जाती है, आपकी कॉन्फिडेंस आ जाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है। ये सब कुछ इतने हैं, ये एक बड़ा अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है। आपका माइंड स्टेबल हो जाता है, आपको लाइफ की वैल्यू पता चल जाती है, आप अपनी लाइफ से प्यार करने लगते हो, आप डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन अपने खुद के डिसीजन ले सकते हो, आप कोई भी रिस्क ले, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं तो बोलती हूँ आप कुछ भी कर सकते हो, फिर तो कुछ नहीं रहता कि ये चीज आप नहीं कर सकते, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं रहती, सच बताऊं तो। अर्चना, ये काम ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है यहां बैठकर कि पारिवारिक समर्थन के बिना शायद ये थोड़ा सा कठिन होगा। तो आपके साथ कैसा रहा? फ्रैंकली मेरे तो परिवार ने मुझे भेजा इन चीज़ों में। मेरे हस्बैंड ने मुझे टिकट दे देते थे, तूने ये करके आना, और मैं जाती थी, मैं करके आ जाती थी। अब मेरे बच्चे हैं, वो मुझे इनकरेज करते थे कि आप जाओ, आप करो। इस चीज़ में एक चीज़ होती है कि जब आप जाते हो और आप अपना कुछ काम कर रहे हो, आपको अपनी फैमिली के साथ आपको डिटैच होना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको पता है कि मैं जंप कर रहा हूँ, अब मेरा पैराशूट नहीं खुलेगा तो क्या, मैं तो घर नहीं जाऊंगा। तो हर टाइम आप घर से जाते हो ना, आपको पता नहीं होता कि आप वापस भी आओगे कि नहीं आओगे। और जब आप खड़े हो, आप परिवार का सोचोगे ही नहीं। जो लोग परिवार का सोचेंगे वो कर नहीं सकेंगे, तो वो आपको थोड़ा डिटैच होना पड़ता है। और मेरा परिवार मेरी स्ट्रेंथ था और अभी तक है। और बच्चे क्या
अपनी माँ को कॉपी करने की कोशिश करते हाँ हैं कि जी, हम बड़े होके मेरे बच्चे, मेरा छोटा बेटा, मम्मा यहाँ पे खड़े होंगे तो यहाँ से फ्लाई करेंगे, यहाँ पे खड़े होंगे। मेरा एक बेटा एनडीए में है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में है। वो भी जब भी मन करता है वो चला जाता है करने। छोटा वाला है, मैं करूंगा, अभी एनडीए में ट्रेनिंग कर रहा है, बोलता है जब मैं आगे करूंगा मैं तो इन चीजों में जाऊंगा ही जाऊंगा। तो एक है कि आपके देख के हमने ये करना है, आप एक बेंचमार्क बना देते हो कि ठीक है मम्मा ने किया हम तो करेंगे करेंगे। अर्चना, बहुत रोचक बातें हुई, लेकिन इसमें एक और रंग जोड़ते हैं हम लोग। आपने कुछ देशों के नाम लिए अभी, तो चाहे स्क्यूबा डाइविंग हो या बेस जंपिंग हो या स्काई डाइविंग हो, भारत के अलावा आपको विदेशों में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला, चाहे सीखने, सिखाने या परफॉर्म करने, कैसे भी? मैं यूएस गई हूँ, यूएस सारी जगह कुछ ना कुछ किया हुआ है। देन थाईलैंड, बाली, लाओस, अच्छा, देन आई बीन टू रशिया। अच्छा, मतलब और कौन कौन सी जगह अब तो याद भी नहीं रहती कभी कभी। मलेशिया में बेसिकली बेस जंप के लिए जाती थी। मलेशिया, देन इंडिया में सारी जगह गए। और कहाँ गए अब तो याद भी नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैंने अभी अभी महसूस किया कि ये जो मैंने शुरुआत में पानी की गहराइयाँ और आसमान की ऊंचाइयों की बात की थी, माउंटेनियरिंग का जिक्र हुआ था उस टाइम पर। मैं लेकिन उस पर आगे पूछना भूल गया। तो क्यों ना कार्यक्रम का समापन हम करें, क्यों ना हम अपने अतिथि से पूछें एक छोटे से इसमें कि माउंटेनियरिंग के लिए किन क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है? फिजिकल फिटनेस, वो पक्का है। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ये बहुत ज़रूरी है। खाना पीना अच्छा होना चाहिए। उसके बाद डिटर्मिनेशन, ये जो सारी है ना, ये कॉमन है, ये हर चीज़ में होनी चाहिए। ये है कि स्काई डाइव वगैरह में फिटनेस होनी चाहिए, बट उतना नहीं। बट माउंटेनियरिंग में मेन है फिटनेस। देन जब ऊंचाइयों पर ठंडी हवाएं जब टकराती हवाएं होंगी, चलती है, फिटनेस आपको चलने के लिए भी तो चाहिए। उसमें तो ट्रैकिंग ज़्यादा होती है, सारा टेक्निकल होता है, चलने का होना चाहिए। देन डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो बैठे रहेंगे कि आगे हमने चलना ही नहीं है। माउंटेनियरिंग पैदल चलना है सारा, तो वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी वहाँ पे भी होनी चाहिए। अच्छा, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस कि क्या हो रहा है, आपको जहाँ पे जाते हो उसके बारे में पता होना चाहिए, आप जा कहाँ रहे हो। तो आप कितने अल्टीट्यूड तक मैं कोशिश गई की हुई आपने? हूँ 18,000 तक मैं गई हुई हूँ, 18-19,000। और जो जैसे ऐसा कभी होता है कि कुछ बार क्लिफ जो होती है कुछ ज्यादा ही सीधी नजर आती है और वो एक बड़ा चुनौती। वो सारा टेक्निकल आता है, वो टेक्निकल आपको सिखाते हैं, और वो लास्ट जो पार्ट होता है वो डिफिकल्ट होता है चढ़ने का। तो वो टेक्निकली, मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना, आपको दिमाग से बड़ा डिटर्मिन होना पड़ता है कि मैंने करना है। और हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसमें। अर्चना सरदाना, एक प्रसारण कर्मी को भी स्टूडियो में रहते हुए बहुत डिटर्मिन्ड और डिटैच्ड होना पड़ता है, क्योंकि जब घड़ी की सुई टिक टिक बोलती है तो यह एहसास होने लगता है कि अब हम अपने माउंटेनियरिंग की चोटी पर पहुंच चुके हैं और इसके आगे समय नहीं है हमारे पास। बातें बहुत सी हैं करने को, लेकिन इतने समय में जितना हमने आज बातें की हैं, उम्मीद करते हैं कि जो भी सुन रहा है इस वक्त हमें, उसे अपने जीवन में कुछ ना कुछ, मतलब उसके लिए फायदे का ही साबित होगा। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा आपको कि आप समय निकाल कर आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं से बातचीत की। थैंक यू सो मच, शुक्रिया यहाँ पे मुझे बुलाने का Thank और इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछने का। धन्यवाद। धन्यवाद।